नमस्कार, मैं हूं श्रुभि मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। गन्ने की उन्नत किस्में और नर्सरी तैयारी पर तकनीकी सलाह। पॉली हाउस में खीरा की खेती से कमाएं अधिक मुनाफा। किसान भाइयों, शरदकालीन गन्ने की बुआई का उपयुक्त समय अक्टूबर से लेकर नवंबर माह तक रहता है, लेकिन इस समय खेतों में खरीफ की फसलें खड़ी रहती है, जिससे किसान गन्ने के समय पर बोनी नहीं कर पाते। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए कृषि वैज्ञानिकों ने गन्ने की नर्सरी डालने की अनुशंसा की है। इस विधि में गन्ने के पौधे तैयार होने पर फसलों की कटाई के बाद इसे सीधे खेत में रोपा जा सकता है। तो किसान भाइयों, गन्ने की अच्छी पौधे की प्राप्ति करने के लिए आप किन किन बातों का ख्याल रखें और इसकी नर्सरी कैसे तैयार करें, आइए जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर बलवंत कुमार से। ये गन्ने के पौधे नर्सरी जो तैयार हो रहे हैं, जो किसानों को अभी बहुत ही लाभप्रद होगा, उस काम में जुड़ा हुआ हूँ। एक अनुसंधान संस्थान द्वारा विगत 2 साल में बहुत अच्छे काम किए गए हैं। बहुत से अच्छी वैरायटियाँ निकली है। क्योंकि सीड का जो प्रसार है ना, वो बहुत कम होता है गन्ना में। एक गन्ना ले जाएंगे तो 10 गुना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन हमने और इस तकनीक ने एक ऐसी बहुत अच्छा विस्तार का तकनीक बना लिया है, जो एक गन्ना से कम हम 15 से 20 गन्ना का पौधा बना लेते हैं। और ये अगर जाड़े में करते हैं तो और अच्छी होती है, और इसका सेटिंग भी अच्छा होता है और सूट भी बहुत ज़्यादा निकलते हैं। आमतौर पर जब गन्ने की नई किस्में विकसित होती हैं तो शुरुआती दौर में किस्मों की उपलब्धता सीमित होती है, जबकि सामान्य तौर पर गन्ने की खेती के लिए कुंटलों में बीज की मात्रा लगती है। ऐसे में सभी के लिए बीज उपलब्ध नहीं हो पाता। अगर किसान नई किस्मों के कुछ बीजों की जुगाड़ कर लें तो इससे वो बड़ चिप विधि द्वारा गन्ने की पौध तैयार करके कम गन्ने से अधिक पौध तैयार कर सकते हैं। इसमें करना क्या है, हम पूरा गन्ना का अगर हम गिनते हैं, एक बार दिखा लीजिए यहाँ, तो जिसमें नोड अगर गिनेंगे तो हर एक गन्ना में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे अभी तो पूरा मैच्योर नहीं हुआ है, फिर भी हम 25 तक गिन सकते हैं, जिसमें से 15 से 20 जर्मिनेशन दे देता है। तो इसकी एक गन्ना की जो है ना, सीड का एक आयु होता है। हम चूँकि युवा अवस्था में अगर ये गन्ना बढ़िया से जर्मिनेशन करेगा तो उसी को ध्यान में रखते हुए हर एक नोड को काट करके अगर हम ट्रे में उगाते हैं, उसमें से उसका जो रूट भी बनता है, और रूट के साथ अगर हम फील्ड में लगा लेते हैं, प्रॉपर दूरी मेंटेन करते हैं, तो हमारा बढ़वार और यील्ड जो है टनेज में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसको जो है सरकार बहुत अच्छे से लाइक कर रहे हैं, किसान भी लाइक कर रहे हैं। नर्सरी तैयार करने के लिए सबसे पहले बेस्ट वैरायटी, यानी कि जो अच्छी वैरायटी है, जो किसानों खेत में जाना चाहिए, वो पहले चुनिए। तो जैसे हमारा राजन गन्ना 1 है, या अभी नया राजन गन्ना 2 निकला है, या अन्य जहां जिस क्षेत्र के लिए जो बेस्ट वैरायटी है उसको आप चूज कर लें। किसान इसको लगाएंगे तो हर एक नोड से इस पर जो है आंखें निकल करके बड़े बड़े पौधे निकल आते हैं, उसको काट करके लगाया जाएगा। तो ट्रे सिस्टम जो अभी जो नेचुरल फार्मिंग कहते हैं ना, प्लास्टिक का ही कंसेप्ट खत्म हो जाएगा, वो जो हम वर्मी कंपोस्ट वगैरह दे वो भी खत्म हो जाएगा। ये बहुत अच्छा नेचुरल फार्मिंग में शिफ्ट होगा। इस नई तकनीक सस्टेनेबल शुगरकेन इनोवेटिव यानी
बड चिप तकनीक से पौध तैयार करने के लिए गन्ने की आंख सहित छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। इनकी कटाई के लिए जो यंत्र उपयोग में लिया जाता है उसे बड चिप कहते हैं। इस यंत्र की सहायता से गन्ने को इस प्रकार काटते हैं कि प्रत्येक टुकड़े में एक आंख मौजूद रहे। फिर इन टुकड़ों को फफूंद नाशक दवा के घोल में कम से कम 20 मिनट तक उपचारित करते हैं। ट्रे का व्यवस्था करना है। एक प्लास्टिक ट्रे है और सॉइल कंपोजिशन बनाना पड़ेगा जिसमें वर्मी कंपोस्ट और सॉइल मिक्सचर बनाना पड़ता है जिसमें 80-20 का रहता है, वो कर लेंगे। इसके बाद जब काटेंगे एक हमको एक कटर चाहिए, सिंगल बड कटर चाहिए मशीन। सिंगल बड कटर मशीन से हम एक एक काटेंगे और पॉट जो है वो ट्रे जो है उसके हर एक पिट में हम उसमें डाल देते हैं। इसके लिए 3 भाग कोकोपिट, 1 भाग परलाइट या वर्मीकोलाइट को मिलाकर मिश्रण तैयार करते हैं। फिर ट्रे में गन्ने की उपचारित बड को रखकर ऊपर से मिश्रण को भर देते हैं। फिर हजारे के द्वारा सिंचाई कर देते हैं। बुआई के बाद ट्रे को जमाव के लिए पॉली हाउस में रख देते हैं। इसके अलावा हमारे जिन किसान भाइयों के पास प्रो ट्रे उपलब्ध नहीं है, वो प्लास्टिक बैग में भी गन्ने की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। इसके लिए 1 भाग मिट्टी, 1 भाग वर्मी कंपोस्ट और 1 भाग बालू लेकर प्लास्टिक बैग में भर देते हैं। भराई करने के बाद उसमें नमी बनाए रखने के लिए हजारे के द्वारा सिंचाई कर देते हैं। सिंचाई करने के उपरांत बैग में बड की बुआई करके उसे शेड नेट, पॉली हाउस, छप्पर के नीचे या फिर किसी सघन पेड़ के नीचे रख देते हैं। नर्सरी को आप खुले प्रक्षेत्र या पॉली हाउस अथवा ग्रीन हाउस में इसे तैयार कर सकते हैं। पॉली हाउस अथवा ग्रीन हाउस में नर्सरी तैयार करना खुले के स्थान अपेक्षा अधिक फायदेमंद होता है। सिंचाई, निश्चित तापमान, आर्द्रता एवं नमी मिलने की वजह से साधारण रूप से उगाए गए पौधों की अपेक्षा इसमें गुणात्मक और परिणात्मक रूप से पौधे काफी बेहतर होते हैं। और ये 15 से 20 दिन में अंकुरन बहुत अच्छा हो जाता है, 2-3-4 पत्तियां आ जाती है। बाद में हम इनको क्या करते हैं 1% यूरिया सोल्यूशन से फिर देते हैं 15-20 दिन के बाद, तो बहुत अच्छा हरा हरापन रहा। और कोकोपीट बहुत ही अच्छा इसमें रहा, ऊपर से कोकोपीट दे देते हैं तो सॉइल मिक्सचर का ये बहुत ही अच्छा जमाव होता है उसमें उसके रूट का। और आप अगर ऐसे खींचेंगे तो उस पॉट से आराम से एक पौधा निकल आता है रूट सहित और आप आराम से प्लांट कर सकते हैं खेत में। और उसके लिए मशीन भी आया हुआ है, वो आप देखेंगे मैकेनाइज है ये, तो मैकेनाइज कटिंग हो जाएगा, मैकेनाइज इसका ट्रांसप्लांटिंग हो जाएगा, तो जो भी लेबर पर कॉस्ट है वो भी बचेगा। अब बात करते हैं बड विधि से पौध तैयार करके गन्ने की खेती के लाभों के बारे में, जिससे बड़ा फायदा ये है कि प्रति हेक्टेयर गन्ने का बीज बहुत कम लगता है। गन्ने के बीज को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। किसानों को गन्ने के बीज के रूप में लगने वाले खर्च में 99% की बचत हो रही है। इसके अलावा फसलें जब खेत में खड़ी रहती हैं, तो आप गन्ने की बुआई नहीं कर सकते हैं। ऐसे में गन्ना की बुआई समय से नहीं हो पाती है। लेकिन इस विधि के द्वारा आप छोटी सी जगह में गन्ने की पौध तैयार कर सकते हैं और खेत खाली होने के बाद भी रोपाई कर सकते हैं। इससे फसल पर देरी से बुआई का असर नहीं पड़ता और आप होने वाले नुकसान से बच जाते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। देश की ज्यादातर किसान पारंपरिक खेती करते हैं, जिससे उन्हें सामान्य लाभ प्राप्त होता है। लेकिन अगर किसान भाई पारंपरिक खेती से थोड़ा हटकर कुछ नया करे तो उन्हें और अधिक लाभ प्राप्त होगा। इसी कड़ी में किसान भाई पॉली हाउस में खीरा की खेती करें तो इससे अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। तो चलिए पॉली हाउस में खीरे की खेती के बारे में जानते हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जिला भागलपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अजय भारद्वाज से।
किसान भाइयों, आज एक बार फिर से मैं आपको ऐसी फसल के बारे में बताना चाहूँगा जो पॉली हाउस में बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी फसल है और उसको पॉली हाउस में ही लगाया जाता है, उसको बाहर नहीं लगाया जाता है। तो वो फसल जो है उसका नाम है खीरा, बीज रहित खीरा, जिसको हम केवल पॉली हाउस में ही लगा सकते हैं। जो पॉली हाउस के अंदर हम वैरायटी लगाते हैं, सिर्फ मादा फूल होते हैं और वो मादा फूल भी बिना परागन या बिना पराग के उसके अंदर फल को तैयार करते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात आती है कि इस फसल की ऐसी कौन सी वैरायटीज़ हैं जो हम पॉली हाउस के अंदर लगा सकते हैं। तो इसके अंदर कई सरकारी संस्थान या कई प्राइवेट कंपनीज जो हैं उसका बीज मार्केट में अवेलेबल है। पंत पार्थिनोकार्पिक खीरा 1, पंत पार्थिनोकार्पिक खीरा 2 या पंत पार्थिनोकार्पिक खीरा 3। दूसरा जो पूसा सीडलेस कुकुम्बर 6 वैरायटी जो है वो रिलीज़ है। तीसरी जो वैरायटी है केरला पार्थिनोकार्पिक कुकुम्बर हाइब्रिड 1 जो है बीज रहित खीरे की एक किस्म है जो वहाँ से रिलीज है। बाकी जब प्राइवेट कंपनी के हाइब्रिड्स की हम बात करते हैं तो कई कंपनियां जो हैं इस क्षेत्र में हैं और उनके बीज उपलब्ध होते हैं। किस्मों का चयन कर लेने के बाद पौधों को बीमारियों से बचाने के लिए कार्बेंडाजिम 2 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें। पॉली हाउस में खीरे की खेती करने के लिए 50 छिद्रों वाले प्रो ट्रे का ही इस्तेमाल करें, जिसमें आप आसानी से एक छिद्र में खीरे के बीज की बुवाई कर सकते हैं। खीरे के पौधों के प्रो ट्रे को तैयार करने के लिए कोकोपीट, परलाइट और बर्मी कंपोस्ट आदि का मिश्रण बनाएं और फिर मिश्रण को प्रो ट्रे में भरकर प्रति छिद्र एक बीज की बुवाई करें। ट्रे में खीरे की बीज की बुवाई करने के 3 से 4 दिन में खीरे के बीज का अंकुरण हो जाता है। वैसे तो अगर आपके पास क्लाइमेट कंट्रोल टाइप पॉली हाउस है तो इसको सालों भर आप अपने पॉली हाउस में लगा सकते हैं, लेकिन कई जो किसान ऐसे भाई हैं जिनके पास लो कॉस्ट या मीडियम कॉस्ट के पॉली हाउस है जिसके अंदर तापमान को नियंत्रण करना आसानी से सुलभ नहीं हो पाता है, तो ऐसी कंडीशन में इस फसल को 2 बार आसानी से उगाया जा सकता है और ऑफ सीजन भी आप इसको लगा सकते हैं, तो तीसरी बार आप इसको लगा सकते हैं पॉली हाउस के अंदर। अब इसका बीज दर जो होती है 500 मीटर स्क्वायर का होता है, उसके अंदर 1500 से 1600 बीज की आवश्यकता पड़ती है आपको एक 500 मीटर स्क्वायर पॉली हाउस में। तो ये तो उसके बीज दर की बात हो गई। दूसरा, अब इसको लगाना है तो इसका बिचड़ा तैयार करके हम लगाते हैं। इस गर्मियों के दिनों में ये जो बिचड़ा होता है लगभग 20 से 25 दिनों में तैयार हो जाता है और अगर जो सर्दियां होती हैं सर्दियों के दिनों में ये 1 महीना तक ये फसल जो है इसका अपना बिचड़ा तैयार करने के लिए लेती है। खीरे की खेती को पॉली हाउस में तैयार करने के लिए कंपोस्ट या फिर सड़ी हुई गोबर खाद लगभग 15 किलोग्राम तक प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से खीरे की बुवाई करने के 3 से 4 सप्ताह पहले बनाई गई क्यारियों की मिट्टी में मिला दें। साथ ही 4 ग्राम फास्फोरस और 5 ग्राम पोटाश प्रति वर्ग मीटर की दर से मिलाएं। इसके बाद फसल में घुलनशील उर्वरकों का प्रयोग समय समय पर करें। ट्रांसप्लांट करने से पहले आपको बेड भी तैयार करने पड़ते हैं, तो बेड पॉली हाउस में जनरली 1 मीटर चौड़ा बेड ही हम रिकमेंड करते हैं, 1 मीटर चौड़ा बेड, और उसके अंदर जो बेड की ऊंचाई होगी वो 15 से 20 सेंटीमीटर आप ऊंचाई पे उस बेड को बना सकते हैं। उसकी मिट्टी को ठीक ढंग से कुदाल से खोदकर आप ढंग से उसकी मिट्टी तैयार कर सकते हैं। जब भी आपके पौधे में या जो आपका बिचड़ा है उसके अंदर 2 से 4 लीफ आ जाए, यानी 2 से 4 पत्ता की अवस्था जब आपके बिचड़े की हो, उस कंडीशन में आप इसको अपने मुख्य क्षेत्र में या पॉली हाउस में आप इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, यानी प्रतिरोपित कर सकते हैं। दूरी जैसा कि मैंने बताया 45 सेंटीमीटर की रखनी है। किसान भाई पॉली हाउस में प्लास्टिक मल्चिंग का प्रयोग भी कर सकते हैं। काली पॉलीथीन फिल्म का खीरे की खेती में इस्तेमाल करने से खरपतवार पर काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है और खीरे के पौधों में लंबे समय तक नमी की मात्रा बनी रहती है। खीरे के पौधे बेल वाले होते हैं। खीरे की खेती से अच्छी गुणवत्ता व ज्यादा पैदावार लेने के लिए खीरे के पौधों को सहारा जरूर दें। पौधों को सहारा देने के लिए आप सुतली को भी काम में ले सकते हैं। खीरे की बेल को सुतली से बांधते समय ज्यादा टाइट न बांधें, इससे बेल के कट जाने का खतरा रहता है। खीरे की बेल को ज्यादा ऊपर नहीं बांधें, नहीं तो खीरे के तैयार होने पर तोड़ने में परेशानी होगी। तीसरा बात इसके अंदर ये ध्यान रखना होता है कि जब हम इसकी सिंचाई करते हैं, क्योंकि खीरा एक ऐसी फसल है जिसके अंदर पानी की आवश्यकता पड़ती है, तो हर
वीकली इंटरवल पे हम इसके अंदर पानी का इंतज़ाम करते हैं। लेकिन जब आप पॉली हाउस में लगा रहे हैं तो हर दिन आप अगर जो 10 मिनट के लिए भी अपना ड्रिप सिस्टम ऑन रखते हैं तो उसकी पानी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। बात आती है इसके फर्टिलाइज़र की, फर्टिगेशन की, जो हम पानी में घोल कर ही देते हैं। तो इसके फर्टिगेशन के लिए हम 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, प्रति लीटर पानी के हिसाब से NPK जो 18-18-18 है उसका इस्तेमाल करते हैं। घोल बनाकर ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से ही हम पौधे को मुहैया करवाते हैं और हफ्ते में 2 बार इसकी फर्टिगेशन करते हैं 3 ग्राम के हिसाब से। और जब फूल आने की अवस्था होती है तो उस टाइम हम पोटाश और कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो फर्टिलाइज़र, जो हमें घुलनशील फर्टिलाइज़र बाज़ार में उपलब्ध होते हैं, उसकी मात्रा मिलाकर हम पौधों को देते हैं। उसके अलावा जो बड़ी अवस्था में जो बीमारी आती है जिसके अंदर डाउनी मिल्ड्यू है, तो इस बीमारी से बचने के लिए आप डाइथेन Z78 या जिनेब, कई तरह के केमिकल आजकल बाजार में उपलब्ध हैं जिनको उपयोग करके आप इस बीमारी से बच सकते हैं। कीटों में, पॉली हाउस में समस्या रहती है कि कीटों की, जिसके अंदर थ्रिप्स हैं, वाइट फ्लाई है, एफिड है, जैसिड्स हैं, कीटों से आपको बचाना है तो आप इमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे आप कर सकते हैं। 1 ml प्रति 3 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका स्प्रे करना पड़ेगा। अगर 40 दिन के बाद अगर जो चल रही है तो आपको 2 से 2.5 महीने की विंडो मिल जाती है जिसके अंदर आप खीरा तोड़कर बाजार में पहुंचा सके। 1500 पौधा आपने लगाया या एक पौधे से आपको लगभग 3 से 4 किलो की उपज आपको खीरे की मिल जाती है। तो इस प्रकार खीरे की फसल आप अच्छे ढंग से अपने खेत में या अपने पॉली हाउस में ले सकते हैं और काफी मुनाफा आप कमा सकते हैं। धन्यवाद। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, कहीं नहीं जाइएगा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह कुछ इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला भागलपुर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आगामी 4 दिनों के दौरान आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे। आगामी 4 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता लगभग 50 से 65% और अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता लगभग 80 से 95% होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान लगभग 24 से 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 30 से 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हवा की औसत गति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहेगी। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इस मौसम में फसलों और सब्जियों में दीमक कीट का प्रकोप होने की संभावना रहती है। अतः किसान भाई फसलों की निगरानी करते रहें। यदि प्रकोप दिखाई दे तो क्लोरोपाइरीफॉस इसी दवा 4 मिलीलीटर प्रति लीटर जल के साथ छिड़काव करें। सरसों की अगेती बुआई के लिए पूसा सरसों 25, पूसा सरसों 26, पूसा सरसों 28, पूसा अग्रणी, पूसा तारक, पूसा महक आदि के बीज की व्यवस्था करें और खेतों को तैयार करें। किसान इस समय अगेती मटर की बुआई के लिए बीज की व्यवस्था करें। मटर की उन्नत किस्मों में पूसा प्रगति, पंत मटर 3 और अर्किल का चयन करें और खेतों को तैयार करें। सितंबर माह में बोई जाने वाली पत्ता गोभी की किस्में जैसे प्राइड ऑफ इंडिया, गोल्डन एकर, पूसा मुक्ता, अर्ली ड्रम हेड आदि 500 से 700 ग्राम प्रति हेक्टेयर दर से बीज की बुआई करें। पशुओं को प्रतिदिन 50 से 60 ग्राम खनिज मिश्रण और कृमि की दवा प्रदान करें और उन्हें छाया में रखें और फर्श ठीक से सूखा और साफ होना चाहिए। इस मौसम में किसान धान के प्लास्ट यानी
बदरा रोग का आक्रमण होने की निगरानी हर 2 से 3 दिन के अंतराल पर करते रहें। इस रोग का सूचक है पत्तियों में एक छोटी सी आंख जैसा धब्बा, जिसका अंदर का भाग हल्का भूरा और बाहर गहरे भूरे रंग का होता है। आगे जाकर अनेक धब्बे मिलकर एक बड़ा धब्बा बन जाता है। इस मौसम में धान की फसल को नष्ट करने वाली ब्राउन प्लांट हॉपर का आक्रमण आरंभ हो सकता है। अतः किसान भाई खेत के अंदर जाकर पौधों के निचली भाग के स्थान पर मच्छरनुमा कीट का निरीक्षण करते रहें। यदि कीट का प्रकोप अधिक है तो इमिडाक्लोप्रिड 0.3 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव आसमान साफ होने पर करें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम पहाड़पुर, जिला गया के कृषक राकेश राय ने। ये बरसीम की उन्नत बुआई तकनीक के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो राकेश राय जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। जैसे कि हमारे देश में लोग पशु के चारा के रूप में बरसीम का इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं ना कहीं बरसीम का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि बरसीम में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। प्रोटीन की मात्रा अधिक होने के कारण विशेष तौर पर जो दुधारू पशु होता है उसके लिए तो लाभदायक है ही, साथ ही अन्य पशु के लिए भी यह चारा बहुत ही लाभदायक है। और यह चारा मुलायम होता है, इसीलिए मुलायमपन होने के कारण, मिठासपन होने के कारण पशु इसे चाव से खाते भी हैं। पशुपालन व्यवसाय में पशुओं के आहार पर लगभग 70% खर्च आता है। जैसा कि सूखे चारे की कीमत भी काफी अधिक है और ऐसे में हरा चारा उगाकर इस खर्च को कम करके अधिक लाभ लिया जा सकता है। बरसीम को खिलाने से पशु स्वस्थ रहते हैं और उनका दूध उत्पादन बढ़ता है। बरसीम का अधिक उत्पादन होने पर हरे चारे का साइलेज बना सकते हैं, जो चारे की कमी होने के समय पशुओं को खिला सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये लवणीय और क्षारीय भूमि को सुधारने के साथ साथ भूमि की उर्वरा शक्ति भी बढ़ाता है। अब हम चर्चा करते हैं कि इसकी खेती कैसे की जाए। सर्वप्रथम इसके लिए जो है मिट्टी कैसा होना चाहिए। इसके लिए जो दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त समझा जाता है, जिसमें जल निकास की उचित व्यवस्था हो, ऐसा मिट्टी बरसीम खेती के लिए उपयुक्त समझा जाता है। खेत की तैयारी की जहाँ तक बात है तो इसमें एक बार मिट्टी पलट हल से कर दे, दो तीन बार जो है सुइया देसी हल से या हैरो से जुताई कर दे। इसके बाद पाटा चला करके खेत को समतल कर ले। इसमें जो ढेला युक्त अगर खेत रहेगा तो उसमें बरसीम का जो जर्मिनेशन है वह अच्छा नहीं हो पाता है, इसीलिए मिट्टी पूर्ण रूपेण भुरभुरी हो जानी चाहिए। अब बात आती है खाद और उर्वरक प्रबंधन की। तो 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद और नाइट्रोजन फॉस्फेट की आपूर्ति के लिए बुआई के समय डीएपी की 155 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर प्रयोग करें, जिससे आपकी फसल की बढ़वार अच्छी होगी। किसान भाइयों, उन्नत किस्में स्थानीय किस्मों की तुलना में अधिक हरे चारे की पैदावार देती हैं। इसलिए अधिक और जल्दी चारा प्राप्त करने के लिए बरसीम की किस्मों का चयन करें। तो इसमें बरसीम लुधियाना 1, जवाहर, बरसीम 4, पूसा, ज्वाइंट, इस तरह की जो वैरायटियां हैं इसका इस्तेमाल किसान कर सकते हैं। एक वरुणा 106 वैरायटी है, वो भी बहुत अच्छी वैरायटी है, इसका भी इस्तेमाल किसान कर सकते हैं। कि बीज की मात्रा क्या होनी चाहिए, तो 25 से 30 केजी बीज की मात्रा 1 हेक्टेयर के लिए उपयुक्त होता है। बीज का जो उपचार है वो हमेशा बरसीम का बीज उपचार करके ही खेत में किसान का बोए, ये मेरा किसान से विशेष आग्रह रहेगा, क्योंकि उपचार करने के बाद इसका उत्पादन भी बढ़ जाता है, बीज जनित बीमारी से भी रोकथाम मिल जाता है। किसान भाइयों, बीजों को हमेशा किसी विश्वसनीय और प्रमाणित संस्था से ही खरीदें और यदि बुआई के समय बढ़िया क्वालिटी का प्रमाणित बीज उपलब्ध नहीं हो तो स्थानीय बीजों का प्रयोग करना पड़ता है, जिसमें कासनी नामक खरपतवार के बीज मिले हो सकते हैं। कासनी के बीजों को अलग करने के लिए नमक 5 से 10 ग्राम को प्रति लीटर पानी में घोलकर उसमें बरसीम का बीज कुछ समय के लिए डालकर रखते हैं, जिससे कासनी का बीज हल्का होने के कारण घोल के ऊपर तैरने लगता है। फिर उसको अलग कर लें। इसके बाद 2.5 ग्राम थीरम या 2 ग्राम कैप्टान या 2 ग्राम कार्बेंडाजिम से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित कर लें। इसके बाद
1.5 से 2 लीटर गर्म पानी में 250 ग्राम गुड़ का घोल बना लेना चाहिए। फिर घोल को ठंडा करके इसमें राइजोबियम कल्चर के 2 पैकेट को मिलाएं। फिर इस मिश्रण को 25 से 30 किलोग्राम बीज पर छिड़ककर अच्छी तरह से मिलाएं और उसके बाद शोधित बीज को छायादार स्थान पर सुखाकर बॉयल कर दें। बॉयल हमेशा क्यारी बनाकर करें जिसमें बीज को छिटक दें और उसके बाद दूसरे तीसरे दिन से बरसीम का जमाव शुरू हो जाता है। अब है कि सिंचाई के कुछ इसमें अहम रोल है। तो सिंचाई, प्रथम सिंचाई जो है सो बुआई के 7 से 8 दिन 10 दिन के अंदर कर देना चाहिए। इसके बाद 15 से 20 दिन के अंतराल पे कर सकते हैं। और विशेष तौर पर अगर हम जब भी कटनी करते हैं तो कटनी के उपरांत सिंचाई जरूर करना चाहिए। और सिंचाई करने के बाद अगर आवश्यकता हो तो नाइट्रोजन की मात्रा थोड़ी सी डाल देनी चाहिए। अब जहाँ तक बात आती है कि कटाई का, तो कटाई में जो प्रथम कटाई है वह आपका 50 से 60 दिन में प्रथम कटनी हो जाता है। इसके बाद 25 से 30 दिन के अंतराल पर कटनी करते रहना चाहिए। और देखा जाता है कि अगर बहुत अच्छी वैरायटी है तो 4 कटनी आसानी से बहुत अच्छा रिजल्ट देता है 4 कटनी तक। नहीं तो इधर का भी अगर देसी वैरायटी या कुछ इस तरह का वैरायटी है तो जो 3-4 कटनी तक बहुत अच्छा इसका कटनी बरसीम का हो जाता है। किसान भाइयों, ये देखा गया है कि प्रथम कटाई के दौरान कम उपज मिलती है, परंतु दूसरी और तीसरी कटाई के समय सबसे अधिक उपज मिलती है। इस प्रकार आप इस सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यदि बरसीम की खेती हरे चारे के लिए करते हैं तो आपको इस फसल से हरा चारा औसतन 800 से 1000 कुंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होगा। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512 और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।